ये जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही दवाइयों पर भी लगाएगा टैरिफ। टैरिफ लगाकर अमेरिका का खजाना भर रहे ट्रंप, राष्ट्रपति ने बताया रोज कितनी हो रही कमाई। सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची केंद्र सरकार, कैविएट दाखिल करने का क्या है मकसद। पूर्वांचल में आज छाए रहेंगे बादल, पश्चिम के इन 17 जिलों में लू का अलर्ट। दिल्ली समेत 8 राज्यों में हीटवेव का येलो अलर्ट, लेकिन इस दिन होगी बारिश। इजरायली हवाई हमले में फिलिस्तीनी पत्रकार की जलकर मौत, आग की लपटों से घिरे चीखते रहे। डोमिनिकन रिपब्लिक में नाइट क्लब बना मौत का कुआं, भड़भड़ाकर गिरी छत। अमेरिका में नेतन्याहू को नहीं मिला मनचाहा समर्थन, ट्रंप के साथ बैठक में सामने आई बड़े मतभेद। रेपो रेट घटने के बाद भी नहीं घटेगी इन लोगों के लोन की ईएमआई, फायदा लेना है तो फौरन करें ये काम। और पंजाब सीएसके के मैच में हद हो गई, गली क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए कहा कि अमेरिका दवाइयों पर टैरिफ लगाने वाला है। उन्होंने कहा, हम एक जरूरी कदम उठाने जा रहे हैं। जब हम दवाइयों पर टैरिफ लगाएंगे तो विदेशी कंपनियां अमेरिका में दवा बनाने के लिए वापस लौटेंगी, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। ट्रंप ने दावा किया है कि इससे दवा कंपनियों पर दबाव पड़ेगा, जिससे वो कंपनियां चीन जैसे देशों से अपना कारोबार हटाकर अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएंगी, ताकि वे अमेरिका में दवाइयां बेच सके। पिछले हफ्ते टैरिफ की घोषणा के दौरान ट्रंप ने दवाइयों पर छूट दी थी, लेकिन ट्रंप पहले यह कहते आ रहे हैं कि वो दवाइयों पर अलग से टैरिफ लगाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां चीन, भारत और यूरोप में बनती हैं। कुछ विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि अगर दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर टैरिफ लगा दी गई तो आम लोगों के लिए दवाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस फैसले का भारत के जेनेरिक फार्मा उद्योग पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाए जाने से नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिका का खजाना खूब भर रहा है। इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका टैरिफ से प्रतिदिन $2 बिलियन कमा रहा है। उन्होंने व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान बिना विवरण दिए यह टिप्पणी की। जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद से ट्रंप ने अन्य देशों पर कई टैरिफ लगाए हैं। रॉयटर के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ट्रेजरी विभाग के अपने सामान्य खाते संघीय सरकार के मुख्य परिचालन खाते में जमा और निकासी के दैनिक विवरण से पता चलता है कि सीमा शुल्क और कुछ उत्पाद शुल्क जमा इस महीने अब तक औसतन प्रतिदिन लगभग $200 मिलियन रहे हैं। मार्च के लिए मासिक बजट विवरण गुरुवार को जारी किया जाएगा, जिसमें नवीनतम मासिक आंकड़े दिखाए जाएंगे। नए वक्फ कानून के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। यह कदम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में उठाया गया है। सरकार ने कोर्ट से गुजारिश की है कि इन याचिकाओं पर कोई फैसला सुनाने से पहले उसका पक्ष जरूर सुना जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका मकसद क्या है। कैविएट एक कानूनी शब्द है, जिसका मतलब होता है कि कोई पक्ष कोर्ट में यह अर्जी देता है कि उसकी बात सुने बिना कोई फैसला ना लिया जाए। यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार की राय को सुना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोर्ट कोई एक तरफा फैसला दे, जिससे इस नए कानून पर सवाल उठे या इसे रोका जाए। सरकार का मानना है कि उसने यह कानून सोच समझकर बनाया है और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए।
प्रचंड गर्मी के बीच यूपी में मौसम दो रंग दिख रहा है। कई जिलों में बादल और बारिश की संभावना है तो कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पूर्वा हवाएं चली और तराई के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही रही। बुधवार के लिए मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के लगभग 17 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है और पूर्वी तराई हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक यूपी के पूर्वी तराई इलाकों जैसे महराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती आदि में गरज चमक संग बूंदाबूंदी के संकेत हैं। कहीं कहीं वज्रपात के भी आसार हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बुधवार के लिए लू चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब सहित उत्तरी मैदानी इलाकों के अधिकांश भागों में अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने की संभावना है। आईएमडी ने मुंबई और उसके पड़ोसी जिलों ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें 10 अप्रैल तक गर्म और उमस भरे मौसम के बने रहने की चेतावनी दी गई। डॉक्टरों ने निवासियों को चेतावनी दी है कि इतनी भीषण गर्मी के संपर्क में आने से हल्के चकत्ते, अत्यधिक पसीने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में सोमवार को इजराइल के हवाई हमले में एक फिलिस्तीनी पत्रकार अहमद मंसूर की जलने से मौत हो गई। इस हमले में कुल 2 पत्रकार मारे गए जबकि 8 घायल हुए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फिलिस्तीन टुडे के रिपोर्टर मंसूर आग की लपटों के बीच चीखते और छटपटाते नजर आए। लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। इजरायली सेना ने सोमवार को हमले की पुष्टि करते हुए दावा किया कि उसने पत्रकार हसन एल-स्लेह को निशाना बनाया था। हसन एल-स्लेह पर आरोप है कि वह 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमलों में शामिल था। हमले में एल-स्लेह घायल हो गया। इजराइल का सपोर्ट करने वाली वॉचडॉग संस्था ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ने 2023 में हमास नेता याहिया सिनवार के साथ एल-स्लेह की एक तस्वीर प्रकाशित की थी। इसके बाद CNN, रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस ने उससे अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए थे। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सैंटो डोमिंगो में मंगलवार को एक भीषण हादसा हुआ। जेट सेट नाइट क्लब की छत अचानक ढह गई जिससे कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई। इसमें पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक घटना के समय क्लब में एक म्यूजिकल कार्यक्रम चल रहा था। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के निदेशक जुआन मैनुअल मेंडेज ने बताया कि अब तक 155 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त क्लब में करीब 300 लोग मौजूद थे। बचाव कार्य अभी भी जारी है और टीमें जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटी है। छत गिरने की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सूचना मिलते ही मृतकों और लापता लोगों के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। कई लोग अपने प्रियजनों की फोटो लेकर वहां मौजूद थे, जबकि दर्जनों एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचाने में लगी है। अधिकारियों के मुताबिक 22 सरकारी संस्थानों के कर्मचारी राहत और बचाव कार्य में लगाए गए हैं। फिलहाल छत ढहने का कारण अभी पता नहीं लग सका है। स्थानीय समाचार चैनलों ने घटनास्थल का ड्रोन शॉट दिखाया। इसमें इमारत के बीच में एक बड़ा गड्ढा नजर आया। प्रोग्राम के दौरान दर्शक यहीं मौजूद थे। स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 1 बजे हादसा हुआ। तब संगीतकार रूबी पेरेज अपना ऑर्केस्ट्रा के साथ मंच पर प्रस्तुति दे रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अचानक से अमेरिकी दौरे पर पहुंचे। उनके इस दौरे का मकसद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत करना था, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका की तरफ से लगाए गए नए टैरिफ, सीरिया में तुर्की का बढ़ता दखल और गाजा में चल रहा 18 महीने पुराना युद्ध भी शामिल था। लेकिन सोमवार को व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक के बाद इजरायली पीएम लगभग खाली हाथ लौटे। 2 महीने पहले जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले थे तो वह दौरा एक बड़ी जीत की तरह पेश किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आज 9 अप्रैल को FY 2025-26 की पहली RBI मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे सामने आएंगे। सुबह 10 बजे RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बैठक के नतीजों की घोषणा करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की जा सकती है। अगर ऐसा होगा तो इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, क्योंकि रेपो रेट घटने से लोन भी सस्ते होंगे और EMI का बोझ कम होगा। लेकिन अगर आपने फिक्स रेट पर होम लोन ले रखा है तो आपके EMI इस डिसीजन के बाद भी कोई असर नहीं होगा। हालांकि अगर रेपो रेट कम होता है और आप उसके बाद लोन की कम ब्याज दरों का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास इसका मौका होगा। IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है। इस लीग में दुनिया के टॉप खिलाड़ियों को खेलने के लिए चुना जाता है, जो अपने खेल के साथ साथ फिटनेस के मामले में भी वर्ल्ड क्लास होते हैं। यही कारण है कि बैटिंग और बॉलिंग के अलावा इस लीग में जबरदस्त फील्डिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए IPL 2025 के 22वें मैच में ऐसा कुछ देखने को मिला जो गली क्रिकेट में भी नहीं होता है। पंजाब किंग्स और CSK के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी थी। टीम की तरफ से युवा ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने धुआंधार बैटिंग करते हुए सिर्फ 39 गेंद में शतक लगाकर इतिहास रचा। हालांकि इस दौरान उन्हें कुछ जीवन दान भी मिले। सिर्फ प्रियांश को ही नहीं, पंजाब के बाकी खिलाड़ियों को भी मौका मिला।